हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवर लर्निंग पॉइंट। सबसे पहले तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और श्री कृष्ण आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की शक्ति दे, आपको हमेशा सही राह पर रखें। और आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, एक बात कही है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, यानी उन्हें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। यानी आप सभी स्टूडेंट का काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना मन पढ़ाई में लगाना है और बाकी ये आपका काम है, ये आपका कर्म है। और भगवान यानी श्री कृष्ण का काम क्या है, आपके गॉड, आपके अल्लाह का काम क्या है, उनका काम है कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल देना है। हो सकता है आपकी देरी हो सकती है, आपको आपका फल जल्दी नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसी विश्वास के साथ आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का आपको जैसे जानते हैं आप मैथ्स पेडागोगी और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। तो आपको क्या करना है, आपको जो इस संख्या दी है, इस संख्या में आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है और इसका अंकित मान निकालना और दोनों का आपको अंतर कर देना है, इन दोनों को घटा देना है। तो फटाफट सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपका सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप सभी को स्थानीय मान निकालना आता होगा। क्या निकालेंगे, 5 का स्थानीय मान। 5 किस नंबर पर है, 5 अगर देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 गुणे 1000 किया तो हमारे कितना निकलेगा, हमारा निकल आएगा 5000, यानी 5000 तो स्थायी मान हो गया। और अंकित मान क्या होता है, अंकित मान का मतलब तो सिर्फ 5, यानी 5 ही हमारा अंकित मान है। तो यहाँ पर क्या अंकित मान होगा, 5। जैसे बोला जाए 3, जैसे बोला जाता कि निम्न की संख्या में 6 का अंकित मान, तो 6 का अंकित मान 6, 5 का अंकित मान 5। तो जब 5000 और 5 में से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4995 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। आपको इसे जोड़ना है। जोड़ी क्या आएगा, आपको बस अगर 10 इकाई है तो इकाई का गुणा कर देना है, दहाई में दहाई का गुणा कर देना और हजार में हजार का गुणा कर देना है। क्योंकि मॉक टेस्ट है तो इसमें आपको सॉल्यूशंस कम दूंगी। और इसका जो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बनते इस मॉक टेस्ट के तो आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। तो उसमें मैं आपको कल का जो वीडियो में डाउट क्लास होती है मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें आपको सॉल्व करा देती हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 इकाई यानी 10 गुणे 1 किया, 10 दहाई यानी 10 गुणे 10 किया, प्लस हमें क्या करना है 10,000 यानी 10 गुणे 1000 कर दिया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1110 आंसर हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको लास्ट की जो डाउट क्लास थी बहुत ही अच्छे से क्लियर किए थे और बहुत एग्जाम्पल थे कि भी आपको सॉल्व कराए थे। तो अगर आपने पिछला जो मैथ्स का डाउट क्लास वाला वीडियो नहीं देखा जो हर वेडनेसडे को आती है, आप ज़रूर उस चीज़ को देख लीजिएगा। इसलिए मैं आज के इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, आपको खुद सॉल्व करना है। और जिन्हें ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो उन्हें वो क्लास सेकंड जो मेरी डाउट क्लास है उसमें आप जाके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको उस क्लास में भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से कल की क्लास में क्लियर कर दूंगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी 210 के धनात्मक गुणनखंड, इसमें मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको इसमें एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने में एक बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताया था क्या करते हैं हम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ही 576 आ जाएगा। सभी ने सॉल्व कर लिया होगा और अपना इसको लास्ट में जरूर बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 4 कि गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट और बुधवार को 5:20 AM से लेकर 9:10 AM यानी सुबह की बात की जा रही है तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया।
तो उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपये मिलते हैं। तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? सबसे पहले तो आपको इसमें ये चीज़ क्लियर ही हो रही कि 1 घंटे काम करने पर आपको 42 रुपये मिलते हैं। तो आपका काम सबसे पहले क्या होगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सबसे पहला काम होगा कि आप टोटल घंटे निकाल लीजिए कि उसने टोटल सोमवार से लेकर और जितने भी दिन काम किया, जितने व्यक्ति काम किया, टोटल घंटे आप निकाल लीजिए। और ये तो आप जानते हैं एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं। और जब आपके टोटल घंटे निकल आए तो उसमें 42 का आप गुणा कर दीजिए। तो आपका जो इसका आंसर निकल आएगा कि उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया। फटाफट क्वेश्चन को करिए, मैंने आपको तरीका क्लियर कर दिया है। गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे तो निकल आए, 4.5 घंटे अलग कर लीजिए, प्लस मंगलवार को 190 मिनट, 190 मिनट को आप घंटों में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे? 60 का भाग दे दें क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो आप इसमें 190 मिनट में 60 का भाग दीजिए तो घंटा निकल आएगा। प्लस क्या करेंगे? बुधवार को 5:20 से लेकर 9:10 यानी कितने घंटे हो जाएंगे टोटल निकाल लीजिए आप। फिर शुक्रवार को 2 से 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब तक आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आपके क्वेश्चन सही होने के साथ साथ आपकी स्पीड भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं सीटेट में, और खासकर मैथ्स में तो और भी टाइम लगता है क्योंकि पैडागॉजी भी थोड़ी टफ होती है इसे सॉल्व करना देन अदर सब्जेक्ट्स। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी यानी 637 रुपये आंसर आ जाएगा। आपने सॉल्व कर लिया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कल की क्लास में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, या फिर बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? यहाँ बात हो रही है कि लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। क्या राइट आंसर होगा? देखिए अगर आप सेकंड की बात करें, सेकंड में कहा जा रहा है कि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। देखिए ऐसे कोई बात नहीं कि मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, हम प्रैक्टिस से चीज़ सीख सकते हैं, तो ये तो हमारा नहीं होगा। दूसरी में बोला जा रहा है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। हाँ थोड़ा जटिल कार्य हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा। और डी बोला जा रहा है कि बच्चे वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा भ्रमित हो जाते हो। तो यार राइट आंसर अगर आप बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। रोमन अंक की बात करें तो इसमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं हो पाता है, मतलब इसमें 1000 का गुणा करना। अब क्यों नहीं हो पाता जानते हैं? क्योंकि स्थानीय मान का मतलब है कि आपको इसमें 0 का यूज तो करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 5 का जब स्थानीय मान निकाला था तो उसमें 0 आया था, नहीं 1000 का गुणा कराया था। जबकि आप रोमन अंकों में देखें तो रोमन अंकों में 0 तो होता ही नहीं होता है ना, और अगर 0 नहीं होगा तो स्थानीय मान हम कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपके ऑप्शंस दिए हुए, सॉल्व करिए फटाफट। आपको इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का, बहुत ही बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। में लिख देती हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यानी 1/2 आधार कितना, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे ऊंचाई कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो ये गुणा करते सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारा आंसर 4 जो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्लियर यानी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि 19,009 + 11 और 9,090 + 11 से प्राप्त क्षेत्रफलों का गुणनफल है। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, ये बड़ा सा है नहीं, मुझे लगता है इसमें जो प्लस दिया हुआ है
थोड़ी सी मिस्टेक्स लग रही है। इसमें जो प्लस दिया हो प्लस नहीं होगा, यानी इसमें कुल मिलाकर भाग देने वाला काम होगा। यानी यहाँ जो प्लस है ना, इसकी जगह आप भाग कर लीजिए, ये जो प्लस है इसकी जगह आप भाग कर लीजिए। और जब आप 11 से भाग दे, फिर जो आप शेष वाला है, फिर जब यहाँ भाग दे, फिर वो जो शेष वाला है, फिर उन दोनों शेषफलों को आपको गुणनफल कर देना है। समझ गए? फिर से बता देती हूँ। ये जो प्लस है, प्लस ना होकर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भाग का आपका साइन होगा, यानी यहाँ पर भाग होगा। और जब 11 का भाग आप इसमें दीजिए, फिर जो हमारा शेषफल आ जाए, फिर इस 11 का भाग इसमें दीजिए, फिर जो शेषफल आ जाए, उन दोनों शेषफलों को आप गुणनफल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। फिर जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। सॉल्व करिए फटाफट। क्या राइट आंसर आएगा? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आपने सॉल्व कर लिया होगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व करिए फटाफट। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सही को ही तोड़ लीजिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक तो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 20 आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बहुत हर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता, चाहे आप केवीएस, यूपीटेट, सभी टाइप के, एसएससी, सीजर, बैंक, इन सभी में ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है। और इसका सॉल्यूशन देख के लगता है कि कैसे आएगा, बहुत लोग सोचते हैं। ये बहुत ही सिंपल, मुझे फॉर्मूला एक ट्रिक आप कह सकते हैं, बहुत ही ट्रिक से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। इसे पेन कॉपी मतलब पेन भी नहीं आपको यूज़ करना पड़ता है, आप देख के इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? अगर आप सभी को आता आप सॉल्व करिए पहले, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। अभी मैं इसी पेज पे बता दूंगी, लेकिन अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको कल की क्लास में इस क्वेश्चन को अच्छे से करवा दूंगी और कुछ एग्जाम्पल्स भी इसी से रिलेटेड भी सॉल्व करा दूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ कैसे करेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारा रूट दिया, रूट के बाहर 2 आना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर तो 2 दिया है तो ठीक है, अगर 2 नहीं होता तो हम उसमें 2 लाते हैं। अच्छा, एक काम करूँगी, कल के वीडियो में आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। फिलहाल मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। तो हम करते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन में कि जब ये जो संख्या दी होती है, दी हुई है, सबसे पहले हमारा ख्याल तो ये रखना है कि हमारे बाहर रूट के बाहर एक 2 आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो हम 2 बाहर कर लेते हैं। अब काम ये होगा कि जो रूट के अंदर चीजें इनके पास जो 10 है, इस 10 के ऐसे 2 गुणनखंड आपको ढूंढने हैं जिनका आप गुणा करें तो 10 ही आए, लेकिन उनको जोड़ दे तो आपकी ये वाली संख्या आ जाए। अब 10 के ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे? 10 के आप गुणनखंड करना जानते हैं, वही और सिंपल वाला नॉर्मल तरीका आप जानते हैं। आप 10 के गुणन करेंगे तो 2, 5, 1 इस टाइप के आ जाएगा। यानी अब इसमें से ऐसे कौन से गुणनखंड है जो जिसका गुणा करने पर वो 10 आ जाए, यानी 2 गुणे 5, 2 और 5 गुणनखंड ले लें, इनका गुणा करने पर 10, और अगर इन्हीं दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? हमारा 7 आ जाएगा। तो हमारे गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यानी 7 + 2 रूट 10 है, यानी यहाँ पर 10 की क्या निकले? 5 और 2। अब देखिए, अगर यहाँ पे प्लस आंसर होगा तो हमारा जो जिसका ये वर्गमूल है तो वो भी प्लस में आएगा, आप प्लस लिख दीजिए। अब क्या करें, 5 और 2, तो इसे जब सॉल्व करेंगे फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी 9th का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है, नहीं आता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कल मैं आपको इसका प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दूंगी, इसके आसपास के जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और वो भी आपको क्लियर कर दूंगी, आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता हो। फिर से एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, कैसे से सॉल्व करेंगे? देखिए, जब से छोटी सबसे इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम ये चेक करें कि हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी। मैंने आपको पहले भी चीज़ क्लियर की है कि जब भी सबसे छोटी की बात हो, सबसे छोटी का अगर बात आती है तो आपका एलसीएम होगा, और जब भी आपकी बड़ी की बात हो तो आपका क्या होगा? हमेशा एचसीएफ होगा। और यहाँ बोला क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है आपका सबसे छोटी, यानी हमें ये जो संख्या दी, इन संख्याओं का सबसे पहला काम होगा कि हम इन संख्याओं को एलसीएम निकालें। तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। आपको तरीका बता रही है, आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करिए।
और जब भी मैथ्स की क्लास हो तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्वेश्चन को फटाफट करने, यानी कि मेरे आंसर देने के पहले आप खुद आंसर निकाला करिए और मैच कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट पे ज़रूर बताना है सभी को। बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने स्कोर भी रेगुलर बताते हैं, अपना फीडबैक भी देते हैं, अपने जो क्वेश्चन उनको नहीं भी बनते वो भी मुझसे पूछते हैं। तो आप सभी को काम करना है, उन स्टूडेंट्स जैसा बनना है जो कमेंट में बता दें कि ये क्वेश्चंस नहीं बना, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम अपने टीचर को नहीं बताएंगे तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, आप एग्ज़ाम में कैसे अच्छा कर पाएंगे। आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेंगी, एग्ज़ाम में वही प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अभी आपके पास मौका है कि आप मुझे बता सकते हैं अपने क्वेश्चन, ताकि एग्ज़ाम में आप कभी ना फंसे। आपने जब इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने पर जो भी संख्या है, आप बोलो जरा 7 शेष बचे, जब भी देखिए 7 शेष बचने का मतलब कि उसमें 7 एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो जो भी हमारा एलसीएम निकलेगा उसमें आप 7 ऐड कर दीजिए, तो जो हमारा आंसर होगा वही हमारी वो संख्या निकल आएगी। दूसरे से हमारा राइट आंसर क्या होगा, दूसरे से 10th का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 151 राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो कल की वीडियो में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। यानी वो बालक दृष्टिबाधित है तो उसके लिए शिक्षा का साधन कौन कौन से हम चूज करेंगे। आपके ऑप्शन से कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, या फिर टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर या जियो बोर्ड। क्या राइट आंसर होगा आप चेक करिए। दृष्टिबाधित है वो बालक तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसको किस चीज़ से हेल्प करेंगे, या बच्चा किन चीज़ों का प्रयोग कर पाएगा। सारे ऑप्शंस फिर से पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्या राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जियो बोर्ड आपको बताया था कि एक बॉक्स टाइप का होता है, ये आप कुछ कह सकते हैं कि इसमें पिंस वगैरह होते हैं, उस पिंस में आपको रबड़ बैंड फिट करने होते हैं, और रबड़ बैंड फिट करके आप कई सारे जैसे ट्रायंगल बना, जैसे कि आपको इस थोड़ा सा फिगर टाइप का बना सकती हूँ, जैसे कि हमारे बॉक्स टाइप का बना हुआ है, इसमें कई सारी हमारी छोटी छोटी पिंस रखी होंगी। अब क्या करते हैं, रबड़ बैंड जैसे कि हमने ये 3 पिन मिलाई तो हमने बताया ये ट्रायंगल है, हमने ये इस टाइप की बना दी तो हमने बोली कि हमारे समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से बच्चे क्या अपने जो दृष्टिबाधित बच्चे होंगे वो छूकर इस चीज़ को पहचान कर सकते हैं, वो खुद समझ सकते हैं। अगर हम 3 पिन को अगर लगा देंगे रबड़ तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। एक तो ये हेल्प, टेलर का गिनतारा ये भी आप जानते हैं, ये गिनतारा बना जिसे अबेकस बोलते हैं, यहाँ पे कई बीट्स पड़ी होती हैं, है ना। तो बच्चे अपने आप गिन सकते हैं कि अपने आप अगर दृष्टिबाधित भी की इसमें 2 पड़ी हुई है रॉड पे, इसमें हमारी 3 पड़ी, इसमें 4 पड़ी हुई थी, ये भी इनके लिए यूज़फुल होगा। और जो दृष्टिबाधित होते हैं वो कंप्यूटर का भी यूज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वैसे के लिए जो कीबोर्ड होता है वो पहचान लेते हैं किस कीबोर्ड से, किस बटन से हम क्या काम करते हैं, वो इतनी उनके अंदर क्षमता होती है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष से निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। 8 से 9 साल का बच्चा है तो उसके लिए क्या चीज़ बेटर होगी, बच्चों उनमें निम्न में से किन चीज़ों में प्रवीण या कुशल होंगे। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्ता। इन सभी जो बच्चे होंगे 8 से 9 साल के जो बच्चे होंगे वो प्रवीण हो जाते हैं। सीटेड का क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कक्षा 1 के कक्षा शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। तो विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा और गणना शुरू की, यहाँ पर होगा सभी वस्तुओं को रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 2 शार्पनर। यानी उसने ये नहीं बोला कि मेज पर 10 चीजें रखी, उसने बोल दिया कि 2 पेन रखे, 5 रबड़ और 2 शार्पनर रखिए। तो आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ा है। यानी वो जो बालक है वो क्या चीज़ नहीं बता पा रहा है, उसके अंदर क्या कठिनाई जिसने उसे ये अलग अलग चीज़ें करके बताई। अमूर्तन का सिद्धांत, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, या फिर एकाकी संगतता सिद्धांत। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करके पढ़ लीजिए।
अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वो जो बालक है उसे अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत का सामना करना पड़ा है। तो ठीक है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। तो एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? आपके ऑप्शन है, उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे, या फिर हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो, या फिर स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे, या फिर ऑप्शन डी कि विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। तो अगर आप टीचर होंगे तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? सोचिए खुद, क्या ऑप्शन यहाँ राइट होनी चाहिए। यहाँ बात कक्षा 2 की, इस कक्षा का भी अगर यहाँ मेंशन किया गया है ना, अगर प्राथमिक से मतलब प्राथमिक कक्षा ना देकर आप कोई स्पेशल कक्षा दे दी जाए, कक्षा 4 कक्षा 2, आपको उस लेवल पे जाके सोचना है कि कक्षा 2 के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी देखो, कक्षा 1 कक्षा 2 के जो बालक है ना, वो चीज़ें बच्चे देखकर खुद करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो हम जब विद्यार्थियों को गिनतारा देंगे तो गिनतारे में सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि इस टाइप से भी एक गिनतारा इस टाइप से भी होता है। यहाँ पर एक बोल देखिए, हमारी इकाई की बीट्स पड़ी हुई हैं, इसमें हमारी दहाई की बीट्स पड़ी, इसमें सैकड़ा की। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे से कहेंगे कि आप गिनतारा पे ऐसे रखो, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है 4 इकाई और 3 दहाई। हम बच्चे से बोले 4 इकाई, तो आपने इसमें बच्चे ने 4 इसमें बीट्स डाल दिए। अब 3 दहाई पे, तो फिर बच्चे ने 3 दहाई पे डाल दिए। इतने हो गए। अब सबको क्या करो, अब लिखना देंगे। अब बच्चा लिख देंगे 1 2 3 और 1 2 3 4। तो इससे बच्चे ने कर लिए। तो 34 नंबर सही राइट आंसर। तो इससे हम कक्षा 2 के बच्चों को इसी तरह सिखाएंगे। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 कि 4 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर निकालना है हमें। आपको सारगुणज और सारगुणनखंड का जो टॉपिक था आपको क्लियर किया था डाउट क्लास नंबर 1 पर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब जल्दी से सॉल्व करिए इसको। सारगुणज मैंने कैसे बताया था निकालना आपको। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको कल की डाउट क्लास में क्लियर कर दूंगी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दोनों का सारगुणज निकालेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चंस थे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे आज के वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो, रिलेटेड डाउट्स हो, उनको कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा आपके पास और भी जो क्वेश्चंस हो उन्हें आप मुझे ईमेल करके भेज सकते हैं, ताकि कल आपके क्वेश्चन मैं डाउट क्लास में करा सकूं। और डेली क्लासेस अटेंड करते रहिए। कुछ दिन गैप हो गया था आपका, लेकिन अब आपकी डेली क्लासेस पहले की तरह चलेंगी, डेली शाम 7 बजे। और कल की आपकी डाउट क्लास तो होगी, इसके अलावा फिर आपकी बाकी क्लासेस चलेंगी। तो अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आज की आपको क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।